हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं हूं कमलेश और स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नई क्लास में। आज की क्लास में मेरे फ्रेंड हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मेरे फ्रेंड। आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं मेरे फ्रेंड रेलवे सीरीज 2024। रेलवे के अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, चाहे हम बात करें एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ टेक्नीशियन या जेई, सभी रेलवे के अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, रेलवे साइंस पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास हमारी 10 नंबर की रहेगी। आपको बता दें कि हम कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी दे रहे हैं और कुछ लाइव क्लास भी दे रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सभी क्लासों को एक साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत और लगाते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। आज की क्वेश्चन जो है मेरे फ्रेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा आप वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन मेरे फ्रेंड। व्हाट इज द सफिक्स इन द नेम प्रोपेनोइक एसिड। देखिए आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉमनली मिल जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, है ना। ये टेक्नीशियन एएलपी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रोपेनोइक एसिड अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आपको सबसे पहले प्रोपेनोइक एसिड जो होता है उसका सूत्र बता देते हैं मेरे फ्रेंड। प्रोपेनोइक एसिड का जो सूत्र होता है CH3CH2COOH होता है। इसको क्या बोलते हैं भैया, हम प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल बोला जाता है। प्रोपेनोइक अम्ल जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक अम्ल होता है जो डेयरी उत्पाद में पाया जाता है, मतलब दूध, दही, मक्खन वगैरह इनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल होता है मेरे फ्रेंड। और इसका सूत्र क्या होता है, CH3CH2COOH होता है। इसमें जो हम बोलेंगे कि सफिक्स क्या होता है, तो भैया ये एक क्रियात्मक समूह से मिलकर बना होता है और उस क्रियात्मक समूह का नाम क्या होता है, COOH होता है। इस क्रियात्मक समूह को हम IUPAC में ओइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड, ओइक अम्ल बोलते हैं, ओइक अम्ल। क्रियात्मक समूह का नाम क्या है भैया, फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जो किसी भी यौगिक के रासायनिक गुणों को दर्शाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इसमें ओइक एसिड जुड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, करेक्ट हो जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड एक प्रकार से हम बोलेंगे कि डेयरी उत्पाद में पाए जाने वाला एसिड होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल। देखिए प्रोपेन क्या है, तो प्रोपेन भैया सेकंड नंबर जो ऑप्शन है, प्रोपेन क्या है, एक प्रकार की गैस होती है, रंगहीन गंधहीन गैस होती है भैया, है ना, एक ज्वलनशील गैस होती है। एन का मतलब क्या होता है भैया, ये एल्केन को दर्शाता है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है प्रोप, ये कार्बन परमाणु की, 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला को दर्शाया, 3 कार्बन परमाणु को जोड़ता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है मेरे फ्रेंड, ओइक अम्ल। प्रोपेन तो क्या है भाई, एक प्रकार का एल्केन है जो रंगहीन गंधहीन गैस होती है, एक प्रकार से हम बोलेंगे कि ईंधन की जैसे काम करती है भाई। तो हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड में क्या हो जाएगा भैया, ओइक अम्ल। ओइक एसिड जो है वो प्रत्यय का काम करता है। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। विद्युत संयोजी यौगिक खालिस्तान में विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कॉमनली एग्जाम में मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है भाई 2022 में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन या फिर इसी के जैसे क्वेश्चन आपको आने वाले अपकमिंग रेलवे के एग्जाम में मिल जाएंगे, है ना। तो बताइएगा आंसर मेरे फ्रेंड, विद्युत संयोजी यौगिक। सबसे पहले हम इस यौगिक के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। विद्युत संयोजी वे यौगिक होते हैं जो धातु और अधातु के बीच, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, धातु और अधातु, इसको क्या कहते हैं भाई, मेटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, नॉन मेटल कहते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब बॉन्ड बनता है मेरे फ्रेंड, तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, विद्युत संयोजी बंध बनता है। और विद्युत संयोजी बंध जब बनता है, विद्युत संयोजी बंध, धातु और अधातु के बीच में बनने वाला बंध कौन सा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछे तो आप कौन सा बताएंगे भाई, विद्युत संयोजी बंध बताएंगे। धातु और अधातु के बीच में बनने वाला बंध कौन सा होता है, विद्युत संयोजी बंध होता है। और विद्युत संयोजी बंध से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो हम बोलेंगे विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। धातु और अधातु के बीच में बनने वाला बंध कौन सा होता है, विद्युत संयोजी बंध। और विद्युत संयोजी बंध से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि ये
किस में विद्युत का चालन करते हैं, कैरोसिन में, पेट्रोल में, ठोस अवस्था में या फिर गलित अवस्था में। देखिए जितने भी विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं मेरे फ्रेंड, ये गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था मतलब क्या बोलते हैं, मॉल्टन स्टेट या फिर फ्यूज्ड स्टेट भी बोला जाता है। गलित अवस्था मतलब इनका क्या बना लिया जाता है, लिक्विड बना लिया जाता है। उस अवस्था में ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि ये धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं। कैरोसिन, पेट्रोल और ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक का एक और नाम होता है मेरे फ्रेंड, इनको हम आयनिक यौगिक भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड, आयनिक यौगिक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी मेरे फ्रेंड आपकी ये, है ना। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पूरी सीरीज देखने के लिए हमारी जो प्लेलिस्ट है उससे आप हमारी पूरी जितने भी वीडियो है 1 से लेकर 10 तक सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज की जो हमारी रहेगी वो 10वीं क्लास है और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे फ्रेंड। पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हो आपको बता दें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। वहां से इस जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, जितने भी क्लास हुई है, सभी के पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए लगाते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड। आयनिक यौगिक कौन सा नहीं है आपको बताना है। देखिए आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। आयनिक यौगिक क्या होते हैं मेरे फ्रेंड, जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि Na+ और Cl-। जब धनायन और ऋणायन से मिलकर बनने वाले यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो देखिए धनायन और ऋणायन जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं भाई, आयनिक यौगिक, है ना। आयनिक यौगिक जो होते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम में भी क्या होता है भैया, डबल+ होते हैं और Cl के पास क्या होता है, 1-। यहां पर 2 Cl के अणु होते हैं, 2 Cl को हम इस प्रकार से ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, आयनिक यौगिक हो जाएगा। NaCl तो आपको आपके सामने उदाहरण है कि Na+ और Cl- में रहता है। बात होती है कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम के ऊपर डबल+ होता है और ऑक्सीजन के ऊपर डबल- होता है, तब ये दोनों जुड़कर क्या बना लेते हैं भैया, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा, ये तो भैया तीनों क्या है भाई, ये आयनिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है भैया, CO2, जिसका नाम क्या है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 के बारे में हम सब लोग जानते हैं मेरे फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड आयनिक यौगिक नहीं है। तो फिर कौन सा यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेरे फ्रेंड, ये सहसंयोजी यौगिक होता है। कौन सा, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक होता है। सहसंयोजी यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं भाई, कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं कि भैया कार्बन ऑक्सीजन के साथ में, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करता है, साझेदारी करता है। और साझेदारी के द्वारा बनने वाले जो यौगिक होते हैं, पार्टनरशिप के द्वारा बनने वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं भाई, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इससे क्या बनता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति के लिए भैया थोड़ा सा हानिकारक होता है, पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी चीज होती है भैया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और बता दें, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य गैस कौन सी होती है भाई, ग्रीन हाउस गैस में तो हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे मुख्य गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक है ना। आयनिक यौगिक तीनों है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, करेक्ट हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना, आपको मिलान करना भाई। आयनिक यौगिक दिया हुआ है और उनके मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, गलनांक दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें कौन से यौगिक जो हैं इनके गलनांक कितने हैं करके। सबसे पहले दिया हुआ NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट या साधारण नमक बोलते हैं भाई। टेबल सॉल्ट बोला जाता है NaCl को, टेबल सॉल्ट, या फिर क्या बोलते हैं भाई, साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक भैया बहुत ही कम लेना चाहिए, बोले 5 ग्राम प्रतिदिन से भैया कम लेना चाहिए, वो साधारण नमक। चलिए NaCl का अगर हम गलनांक बोले, NaCl क्या होता है मेरे फ्रेंड, ठोस होता है ना, सॉलिड होता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। तो इसका गलनांक होता है भैया 1074 केल्विन में दिया हुआ मेरे फ्रेंड, है ना। केल्विन में दिया हुआ, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ। केल्विन क्या भैया, ताप को मापने की एक इकाई है केल्विन। केल्विन क्या है भाई, केल्विन
ताप को मापने की क्या है भैया, एक यूनिट है केल्विन, है ना। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड होती है वैसे ही क्या होता है भैया, केल्विन होता है। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं। तो NaCl का गलनांक कितना है, 1074 केल्विन है। बस दूसरा नंबर है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का जो गलनांक होता है मेरे फ्रेंड, इसका होता है भैया 1045। कितना होता है, 1045, 1045 होता है। और बचता हमारे पास थर्ड नंबर का ऑप्शन, जिसको क्या बोलते हैं भाई, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है 2850। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, पहले का हो जाएगा सेकंड, पहले का सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, करेक्ट हो जाएगा कि NaCl का होता है भैया, NaCl का गलनांक कितना होता है, 1074 होता है NaCl का। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड पढ़ा जाता है इसको, इसका होता है भैया 1045, 1045 केल्विन होता है। और बचता हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का होता है 2850। याद रखिएगा, केल्विन में है और केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाते हैं। ताप को मापने की एक इकाई होती है, जैसे सेंटीग्रेड होता है, जैसे फ़ारेनहाइट होता है, जैसे र्यूमर होता है, उसी तरह से केल्विन होता है। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, ये ताप को मापने की क्या है भाई, इकाइयां हैं, यूनिट बोला जाता है। ताप को मापने की इकाइयां या फिर यूनिट कहा जाता है। चलिए लगाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यौगिक सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। सहसंयोजी यौगिक कब बनते हैं भैया, तो सहसंयोजी यौगिक तब बनते हैं जब कोई भी तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करता है। जैसे कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो भैया ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ में क्या कर लेता है, पार्टनरशिप कर लेता है, साझेदारी कर लेता है इलेक्ट्रॉनों की, और क्या कर लेता है, ये 4 प्रकार से बंध बना लेता है। और इससे बनने वाले जो बंध होते हैं उनको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। कौन से बंध बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध बोलते हैं। साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। और इनसे बनने वाले यौगिक, सहसंयोजन बंध से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक। तो सहसंयोजी यौगिक कौन सा नहीं है, अच्छा कौन सा है पूछ रहा है ना भाई। RRC ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड ये भी। तो NaCl के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। तो ये तो आयनिक यौगिक है, Na+ और Cl- से मिलकर बना होता है। NaCl कौन सा भैया, आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। NaCl धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है ना। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा कि कैल्शियम के भैया डबल+ होते हैं और ऑक्सीजन के डबल-। ये भी क्या होता है भैया, ये भी आयनिक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है भाई, आयनिक यौगिक है। NaCl भी आयनिक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी आयनिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बता दें कि Mg+ होते हैं भैया डबल+ और Cl के पास होते हैं 2 Cl के परमाणु जुड़ जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है भैया, आयनिक यौगिक हो जाता है। तो तीनों आयनिक यौगिक है। तो बचता हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, P2O5। क्या है भैया, P2O5। नाम क्या हो जाएगा भैया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी बोल सकते हैं आप। ये किस प्रकार का यौगिक है मेरे फ्रेंड, P2O5। ये एक प्रकार से सहसंयोजी यौगिक है, कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड माना जाता है क्या, P2O5, जिसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करते हैं, साझेदारी करते हैं और यौगिक बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, P2O5 बोलते हैं। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा, सबसे पहले तो आपको बता दें, खाने का सोडा, खाने का जो सोडा होता है, खाने खाने के सोडा को ही क्या बोलते हैं भैया, बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है मेरे फ्रेंड, NaHCO3 होता है, जिसका नाम क्या होता है भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या नाम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है किसका, खाने का सोडा का जो सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं भैया हम, इसको कर देते हैं गर्म करने को हम ऐसे त्रिभुज के द्वारा दर्शाते भैया। तो बनता क्या है, तो बनता है भैया Na2CO3 बनता है, प्लस H2O बनता है, प्लस CO2 बनता है। तो 3 उत्पाद बन रहे हैं हमारे पास। पहला क्या है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 का नाम क्या है मेरे फ्रेंड, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, और जल बन रहा है और का कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो भैया ये ऑप्शन में देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे फ्रेंड, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहां है भैया, 3rd नंबर पे सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, धावन सोडा कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया इसको, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा।
धावन सोडा कहते हैं या धोने का सोडा कहते हैं किसको? Na2CO3 को कहते हैं भैया, Na2CO3 और इसके साथ में 10H2O भी होता है। क्या होता है भैया? Na2CO3.10H2O। ये किसका सूत्र है मेरे फ्रेंड? ये धावन सोडा या धोने का सोडा का सूत्र होता है। आपको जो चीजें नोट करने वाली हैं तो उसको नोट करते चलिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको आसानी से बन सके एग्जाम में भैया, है ना। खाने का सोडा का नाम क्या है भैया? खाने का सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 है। इससे बनने वाला उत्पाद, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनता? बोले Na2CO3 बनता है। गुथे हुए आटे में सोडियम कार्बोनेट क्यों मिलाया जाता है? आपको पता है ना, गुथे हुए आटे में सोडियम कार्बोनेट इसलिए मिलाया जाता है भैया कि इसमें बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। कौन सी गैस बनती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो क्या करती है भाई? रोटी को फुला देती है। क्या कर देती है? रोटी को फुला देती है। CO2 गैस बनती है। देखिए कौन सी गैस बनती है भैया? CO2 गैस बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो क्या करती थी भाई? रोटी को फुलाने का काम करती है। तो नाम याद रखिएगा भैया, वॉशिंग सोडा, या फिर क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सॉरी, खाने के सोडा को क्या बोलते हैं हम? बेकिंग सोडा, या पकाने वाला बेकिंग सोडा बोलते हैं भैया, है ना। खाने के लिए जो यूज किया जाता है उसका नाम क्या है भाई? बेकिंग सोडा है। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं? किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेंट कोवेलेंट बॉन्ड? आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। बिल्कुल आ सकता है आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्जाम में भी आपको मिल सकते हैं। सहसंयोजी आबंध कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन दिया हुआ है, NaOH दिया है, CH4 और NH3 है। हाइड्रोजन के बारे में बता दे भैया, हाइड्रोजन के दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करते हैं और पार्टनरशिप के द्वारा क्या बना लेते हैं भैया? H2 हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, है ना। CH4 के बारे में बता दे, CH4 का नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड? मीथेन होता है। दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली गैस होती है। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करता है, साझेदारी करता है और क्या बना लेता है भैया? मीथेन बना लेता है, CH4 बना लेता है। तो मीथेन भी क्या है? सहसंयोजी यौगिक है। बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया जो होता है मेरे फ्रेंड, अमोनिया में एक नाइट्रोजन होता है, तीन हाइड्रोजन के परमाणु के साथ में, तीन हाइड्रोजन के परमाणु के साथ में ये भी क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करता है और सहसंयोजी बंध बनाता है। अर्थात अमोनिया जो है, NH3 जो है, NH3 जिसका नाम क्या है भैया? अमोनिया। अमोनिया नाम है भैया। NH3 का नाम क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया भी क्या है भैया? सहसंयोजी यौगिक होता है। तो हाइड्रोजन भी सहसंयोजी है, मीथेन भी सहसंयोजी है और अमोनिया भी सहसंयोजी है। तो बचता हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, NaOH। NaOH का नाम क्या है भैया? तो NaOH का नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता भैया किसको? NaOH। NaOH किस प्रकार का यौगिक है भैया? तो ये बोलेंगे हम आयनिक यौगिक है, धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। सहसंयोजी यौगिक वे यौगिक होते हैं जब इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करते हैं दो परमाणु, तो उनसे बनने वाले जो यौगिक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, है ना। कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो NaOH क्या है? सहसंयोजी यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी? भैया जो सहसंयोजक बंध होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड, ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं जी? जब भी कोई परमाणु जो है एक एक इलेक्ट्रॉनों की, जैसे हाइड्रोजन के पास अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करते हैं तो यहां पर एक बॉन्ड बनता है, तो इसको बोलते हैं हम एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध, या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सहसंयोजक बंध, एकल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड बनता तो सिंगल भैया, जब ऑक्सीजन भैया दो दो इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप कर लेता है ना, दो दो इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करता है और जब डबल बॉन्ड बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं भैया? द्वि सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं इसको? द्वि सहसंयोजक बंध या डबल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। डबल, जब डबल बॉन्ड बनते हैं तो क्या बोलते हैं भैया? द्वि सहसंयोजक। लेकिन नाइट्रोजन परमाणु जो होता है मेरे फ्रेंड, ये तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप कर लेता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की? तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप कर लेता है और क्या बनाता है? नाइट्रोजन का एक अणु बनाता है। तो इसमें कितने बंध बनते हैं नाइट्रोजन के एक अणु में? तो आप बोलेंगे तीन बंध बनते हैं। कितने बंध बनते हैं भैया? तीन बंध बनते हैं। तो हम बोलेंगे कि हम बोलेंगे ये क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, त्रिसहसंयोजक बंध, त्रिसहसंयोजक बंध,
त्रिसहसंयोजक बंध बनाता है। कौन बनाता है मेरे फ्रेंड? तो हम बोलेंगे कि जो नाइट्रोजन का अणु है ये कितने बंध द्वारा जुड़ा रहता है? तो 3 बंधों के द्वारा जुड़ा रहता है। और ये 3 बंध क्यों बनाता है भैया? क्योंकि इसको अपना अष्टक पूर्ण करना होता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है। एक नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करता है भैया? 3 इलेक्ट्रॉनों की अगर पार्टनरशिप कर लेता है तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और जब भी कोई परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन अपनी अंतिम कक्षा में रखता है तो उसका अष्टक जो होता है वो पूर्ण हो जाता है, जिसका मतलब है कि परमाणु जो हो जाता है वो स्थायी हो जाता है। चलिए, थोड़ा सा हमने फास्टली पढ़ा है, जो भैया साइंस स्ट्रीम से नहीं है उनको शायद ये चीजें समझ में ना आए, क्योंकि भैया हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। डिटेल में समझना है तो आप हमारे इसी चैनल पर या ये जितने भी बॉन्ड वाली क्लास है ना, उसको देख सकते हैं आप। लास्ट शायद सेकंड लास्ट क्लास है हमारी, तो उसमें आप ये जितने भी प्रकार के बंध हैं उनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। लगाते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में विघटित करने के लिए बिजली का उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सबसे पहले जल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जल के बारे में हम आपको बता दें, जो जल होता है भैया इसका सूत्र तो सबको पता होता है मेरे फ्रेंड, H2 होता है। जब जल का अणु बनाया जाता है तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं भैया। एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, मतलब इसमें एक होता है H+ और एक होता है भैया OH-। क्या होते हैं भैया? 2 आयन होते हैं। हम बोल सकते हैं कि जब जल को अलग अलग किया जाएगा तो क्या बन जाता है? एक H+ बन जाता है और एक OH-। जल के अणुओं के बीच में कोण पूछा जाएगा कि कोण कितना पाया जाता है। अगर आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। कितना होता है भैया? 104.5 डिग्री का कोण पाया जाता है। जल के अणुओं के बीच में कोण कितना पाया जाता है? 104.5 डिग्री का होता है। जब हम किसी पात्र में भैया एक रॉड लगा दें, या फिर हम बोलते हैं साइंस की भाषा में इसको इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिस पर एक पर धनावेश होगा एक पर ऋणावेश होगा, और इसमें भैया विद्युत प्रवाहित कर देते हैं और इसमें भर देते हैं क्या? जल भर देते हैं। तो भैया होता क्या है कि जो धनायन है वो ऋणायन की तरफ चले जाते हैं। मतलब धनायन कौन सा भैया? H+ है हमारे पास। धनायन कौन सा है? H+ है। तो H+ कहां चला जाता है भैया? ऋणायन की तरफ चला जाता है। एक ऋण है और एक क्या है भैया? धन है ना। एक ऋण आयन है और एक धन आयन है। देखिए थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं। एक ऋणायन है और एक कौन सा है भैया? धनायन है। तो जितने भी धनायन है ऋणायन प्लेट की ओर चले जाते हैं, और ऋणायन जो है वो धनायन, मतलब धन और ऋण क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। धन और ऋण जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसको विद्युत अपघटन कहते हैं। जब भी धनायन और ऋणायन को अलग किया जाता है, किसके द्वारा? ऐसे इलेक्ट्रोड लगाकर, या फिर हम बोलेंगे कि धातु की पट्टी को लगाकर जब धनायन और ऋणायन को लिक्विड में से अलग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। जब बोले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में विघटित किया जाता है, इससे क्या कर दिया जाएगा? ऑक्सीजन अलग निकाल दिया जाएगा और H2 को अलग निकाल दिया जाएगा बोले, तब इसको क्या बोलते हैं हम? विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। आपको याद रखना है, जब भी धनायन या ऋणायन को अलग कर दिया जाता है या किसी भी यौगिक में से कोई 2 हमारे पास कंपाउंड होंगे, उनको अगर आप पृथक पृथक किया जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड? विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्ध्वपातन क्या है? व्हाट इज सब्लिमेशन? व्हाट इज सब्लिमेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनटीपीसी सीबीटी सेकंड में आया हुआ 2 है। एनटीपीसी में आ सकता है मेरे फ्रेंड। एनटीपीसी जब एनटीपीसी में आया तो ग्रुप डी में तो सीधी सी बात है, कॉमन सा पूछा जा सकता है भैया एनटीपीसी। चलिए लगाते हैं भैया, ऑप्शन पढ़ते हैं। किसी पदार्थ का गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का द्रव से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, या डी नंबर ऑप्शन है किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं मेरे फ्रेंड जिनको अगर जैसे कोई ठोस पदार्थ है ना, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, जैसे कि मान लो कि ये क्या है भाई? आयोडीन है। आयोडीन को अगर हम गर्म करते हैं मेरे फ्रेंड तो ये लिक्विड में नहीं बदलता है, मतलब इसका पेस्ट नहीं बनता, इसकी सीधी कैसे बन जाती है भाई? गैस बन जाती है। तो क्या बोल सकते हैं कि हम ऐसे पदार्थ जो ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो सीधा क्या बन जाती है? उससे गैस बन जाती है। तब ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो आयोडीन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, बेंजोइक अम्ल,
बेंजोइक अम्ल, आयोडीन बेंजोइक अम्ल है, कपूर है, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन है ना, ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं भैया, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं भैया, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना। तो ऐसे ही पदार्थ क्या कहलाते हैं मेरे फ्रेंड, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। आपको ऊर्ध्वपातित पदार्थ के नाम याद रखना, पहला तो है आयोडीन है, बोले है ना, आयोडीन है, बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल क्या है, एक प्रकार से उत्पादित पदार्थ है, कपूर है, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन क्या होती है भैया, कपड़े में रखने वाली जो गोली आती है जो कीटाणुनाशक होती है, नेफ्थलीन की गोलियां है ना, दो नेफ्थलीन की गोलियां आपने जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं कपड़ों में रखी जाती है ताकि कपड़े जो है लंबे समय तक रखे रहने पर उनमें जो बैक्टीरिया वायरस ना आए, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं भाई, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं। इनको गर्म करने पर ये कैसे हो जाते हैं, तो सीधे बोले गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नमक का सेवन खालिस्तान से कम रखने से उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद मिलती है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। तो सीधी सी बात पूछ रहा है कि NaCl को कितना लेना चाहिए, NaCl कितना लेना चाहिए, बोले डेली के हिसाब से या वीक के हिसाब से। RRB NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 5 ग्राम प्रति सप्ताह, 5 ग्राम, देखिए 5 ग्राम कितना होता है आप समझ सकते हैं ना, 5 ग्राम बहुत ही छोटा सा कम होता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम, 5 ग्राम प्रति सप्ताह। अच्छा यहाँ थोड़ा सा सप्ताह हटा देते हैं हम, यहाँ पर दिन लिखा हुआ भैया है ना, 5 ग्राम प्रतिदिन, 10 ग्राम प्रति सप्ताह या 10 ग्राम, तो इसका ऑप्शन आंसर है भैया कौन सा, 5 ग्राम प्रतिदिन। 5 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से अगर आप NaCl की मात्रा लेते हैं, क्योंकि NaCl में Na+ और Cl- होते हैं, सोडियम और क्लोरीन भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा मात्रा में अगर आप ले लें, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर आप Na और Cl को ले लेते हैं, तो NaCl भी क्या है भैया हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। और हम नमक जो है वो जितनी कम मात्रा में आप लेंगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि NaCl क्या होता है भैया, सफ़ेद नमक जो होता है खासकर, है ना, व्हाइट सॉल्ट जो होता है, ये बॉडी के लिए अगर ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हानि पहुंचाता है। कौन कौन सी हानि पहुंचाता है भैया, तो बोलता है हाई बीपी हो जाता है, बीपी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, और हृदय रोग भी बढ़ सकते हैं। तो जो नमक होता है, व्हाइट नमक जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, टेबल सॉल्ट बोलते हैं NaCl। हालांकि ये सलाह दी जाती है कि काला नमक या सेंधा नमक का उपयोग हमें करना चाहिए, लेकिन आम आदमी क्या करता है भैया, इनका यूज नहीं करता है, क्योंकि हमारी बचपन से ही आदत बनी हुई है। हम क्या करते हैं भैया, टेबल सॉल्ट का ही उपयोग करते हैं, साधारण व्हाइट सॉल्ट का ही उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो भैया, हमें खाने में बड़ा ही मजा आए, टेस्ट आए थोड़ा सा। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट को। पुरानी पुस्तकों में कागज के भूरे होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो, है ना, लेकिन आपको भैया ये अगर थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है भाई, है ना। अगर आप भी ध्यान देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको फर्राटेदार बन सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में भी लगा सकते हैं। RRB NTPC CBT 1 में आया वो क्वेश्चन है। निच्छालन कहते हैं काल प्रभावन, फॉक्सिंग और है बभ्रूकरण, देखिए ब्राउनिंग बोलते हैं, लेकिन हिंदी नाम थोड़ा सा बभ्रूकरण दिया हुआ, फॉक्सिंग दिया हुआ है, एजिंग दिया हुआ है, काल प्रभावन और लीचिंग दिया हुआ। तो जो पुरानी पुस्तकों में कागज जो होते हैं वो भूरे होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड, फॉक्सिंग कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। जो पुराने कागज अगर भूरे हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं भैया, फॉक्सिंग कहते हैं, फॉक्सिंग ऑक्सीडेशन के कारण हो सकते हैं। चलिए लगाते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारी जल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारी जल, सबसे पहले तो आपको बता दें, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक होता है, जिसको क्या बोलते हैं भैया, ड्यूटीरियम कहते हैं, ड्यूटीरियम। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटीरियम और तीसरा होता है ट्राइटीरियम। इसको डी से दर्शाते हैं। हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक का ऑक्साइड भारी जल कहलाता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है मेरे फ्रेंड, भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र क्या है भैया, D2O होता है। जैसे H2O साधारण जल का सूत्र होता है, H2O क्या है भैया, साधारण जल का सूत्र है। भारी जल का सूत्र क्या है भैया, D2O है। अब ये भारी जल का सूत्र जो है D2O है ना, D2O। तो इसको भारी जल क्यों कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। इसका उपयोग भारी उद्योग में स्टील, रसायन
आदि द्वारा किया जाता है। इसका घनत्व सामान्य पानी से 3 गुना होता है। यह प्रोटियम के बजाय हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक होता है, सबसे पहला समस्थानिक क्या होता है? प्रोटियम होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे फ्रेंड, प्रोटियम जो होता है इसको हम हल्का हाइड्रोजन कहते हैं। जो दूसरा हाइड्रोजन होता है जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं। तो भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम भारी जल कहते हैं। भारी जल का सूत्र याद रखेंगे, D2O होता है। D2O का क्या बोलते हैं भैया? भारी जल कहते हैं। क्योंकि ये भारी जल इसलिए कहते हैं भैया इसको, क्योंकि हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक होता है, दूसरे समस्थानिक जिसको क्या बोलते हैं हम? ड्यूटेरियम कहते हैं, उसका ऑक्साइड होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है मेरे फ्रेंड? भारी जल कहा जाता है। चलिए, तो भैया इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको और भी देखना है, इसकी PDF डाउनलोड करना है, तो बिल्कुल अगर क्लास पसंद आई होगी, आज हम थोड़े से कम क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए, कल की लाइव क्लास में हम बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों दी जा रही है आपको, और रेलवे साइंस पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा मेरे फ्रेंड। तो बिल्कुल आज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।